एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद व्यूज में। Today we are going to study about the CPU. We have already studied it in our previous videos, and now we are going to study about the how many types of CPUs. That are basically three types: arithmetic and logic unit, control unit, and registers. And we can also know the what is the working of ALU, CU, and register. Register is also known as a memory because register is only used for storing purpose हो गया। ठीक है, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा भी था। द एलयू परफॉर्म ऑल ऑफ द फोर अर्थमेटिक्स एंड सम लॉजिकल operations when two numbers are required to be added. These numbers are sent from memory to ALU. ठीक है, तो मेन जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, it is responsible for calculating any values and computing any values, and also for some operation like relational and logical operation that can be performed by the ALU होता है। ठीक है, तो ALU जो है इस सब सारे ऑपरेशंस के लिए, चाहे वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस हो, वो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, ये सब इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज ALU। ठीक है, और ALU जो होता है वो लेस देन ग्रेटर देन कौन सा नंबर किससे बड़ा है, कौन सा नंबर किससे छोटा है, ये सारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो ALU में ही परफॉर्म होते हैं, जो वी हैव ऑलरेडी स्टडी इट। ठीक, तो जो भी मेन कैलकुलेशन होता है वो सब ALU में होता है। CU, इसके बाद जो CU होता है, CU का मतलब क्या होता है कि कंट्रोल यूनिट होता है, यानी ये पूरे जो भी कंप्यूटर में जो प्रोसेस है या जो भी ऑपरेशन है या जो भी चीज हमको परफॉर्म करना है, उसके कंट्रोलिंग का पावर जो होता है CU के पास, इसीलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। जैसे गाड़ी में क्या होता है, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की कंट्रोलिंग किसके पास होता है, जो ड्राइवर होता है, या स्टीयरिंग ही मेन कंट्रोलिंग है। तो उसी तरह से CU जो होता है वो CU में मेन कंट्रोलिंग, CU के पास मेन कंट्रोलिंग होता है, कब किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है, कब कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट कराना है, कब कौन सा प्रोसेस जो है रोकना है, किस प्रोसेस में इनपुट की डिमांड है, किस ऑपरेशन में आउटपुट की डिमांड है, ये सारा जो किसका कैलकुलेशन करना है, ये सारा प्रोसेस कंट्रोल यूनिट के पास स्टोर होता है। ठीक है, तो The CU control and guide the interpretation, flow and manipulation of all the data and information. The CU sends control signal until the required operation are done properly by ALU and memory हो गया। Another important functions of CU is the program execution, that is carrying out of all instructions stored in the program होगा। The CU gets program instructions from memory and executed them one after the other हो गया। After getting the instruction from memory, the CU and the instructions is decoded and interpreted which operation is to be performed। कौन सा ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है, इसकी सारी डिकोडिंग और जो भी कोडिंग होगी वो सब कंट्रोल यूनिट के द्वारा वो किया जाता है। ठीक है, then the operation is carried out. After the work of this instruction is completed, control unit send signal to memory to send the next instruction is sequence to CU होता है। मतलब पूरा जो भी प्रोसेस होगा उसका एक सीक्वेंस बना रहता है, कब किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है, इसकी एक हायरार्की बनी होती है और वो प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट अगला जो आता है दैट इज रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, जो थर्ड एंड लास्ट जो होता है दैट इज रजिस्टर और प्रोसेसर। रजिस्टर्स आर स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेसेस। द CPU uses register to temporarily hold some important processing information during the time the processing is taking place. The CPU may store some part data or some memory address or some instruction in it in process रजिस्टर होता है। तो CPU जो होता है टेम्पोरली जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर होता है, जब हमारा प्रोसेसिंग चलता है तो वो जो है वो बेसिकली उसको हम होल्ड करते हैं। इसी तरह से मेमोरी एड्रेस और सम इंस्ट्रक्शन इन प्रोसेसर रजिस्टर्स। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए, मॉडर्न डेज स्मार्ट मशीन्स ऑल्सो कम विथ एम्बेडेड CPU. In fact, these embedded CPU are more than the CPU, as these are also contain
little ROM, RAM, and other required circuitry containing some embedded instructions. These embedded CPUs and a accompanying memory and embedded instructions are called microcontrollers. ठीक है, तो यानी ये जो बात कर रहा है, ये कह रहा है कि आजकल की बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आ रही है जिसमें सीपीयू लगा होता है, और इन ये जो सीपीयू लगे जो भी एम्बेडेड जो भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स जो आते हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स। ठीक है, और जैसे वॉशिंग मशीन आ रहा है, आजकल वॉशिंग मशीन आ रहा है, फ्रिज आ रहा है, तो वो क्या रहा है, डिजिटली रह रहा है और उसमें माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू लगा रहता है। हमारे स्मार्टफोन में भी हम लोग जानते ही हैं कि बहुत सारे सीपीयूज हमारे स्मार्टफोन में बहुत अलग अलग तरह के सीपीयूज लगे होते हैं, तो वो उसकी बात कर रहा है। तो ऐसे डिवाइसेस जिसके अंदर सीपीयू लगा होता है और वो उसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स होता है। उन सीपीयूज को जो लगे होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। तो आजकल बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आ रहे हैं जिसमें सीपीयू फिटेड आ रहे हैं, और फ्रिज आ रहा है, वॉशिंग मशीन आ रहा है, एसी आ रहा है, और यहाँ ओवन माइक्रोवेव ओवन जो होता है वो भी, उसमें भी एम्बेडेड लगे होते हैं। एम्बेडेड का मतलब कि उसके अंदर कोई डिवाइस लगा दी गई है जो उसको पूरा कंट्रोलिंग करती है, जो उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो ऐसे डिवाइसेस को हम एम्बेडेड डिवाइसेस बोलते हैं, और उसका एक नाम है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर, जिसका एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज मेमोरी। हम मेमोरी के बारे में है, मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन मेमोरी। तो मेमोरी क्या होता है, ठीक है। तो अब मेमोरी के बारे में हम लोग जान भी रहे हैं कि द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज मोर लाइक अ प्री डिफाइंड वर्किंग प्लेस वेयर इट इज अ टेम्पोरली keep information and data to facilitate its performance। ठीक है, तो एक तरह का मेमोरी जो होता है, एक तरह का प्लेस होता है जहाँ पे हम अपने कोई भी इंफॉर्मेशन को और डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, फॉर फैसिलिटेटिंग इट परफॉर्मेंस, ये इसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ईच मेमोरी लोकेशन हैज़ अ यूनिक मेमोरी एड्रेस। ठीक है, हम जानते हैं जिस तरह से जैसे किस घर होता है, घर पे हम कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। हम फ्रिज रखते हैं, कूलर रखते हैं, वॉशिंग मशीन ये रखते हैं। इसी तरह से मेमोरी में भी क्या होता है, मेमोरी भी एक तरह का घर होता है, और उसमें हम मेमोरी में कोई ना कोई वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, परमानेंटली इसमें स्टोर रखते हैं। जैसे आप लोग मूवी है, कोई मूवी डाउनलोड करते हैं, तो वो भी क्या होता है, वो भी जाके मेमोरी में स्टोर होता है। आप देखते भी मोबाइल, आजकल जो मार्केट में मोबाइल आ रहा है उसमें 32 GB 64 GB मेमोरी, इंटरनल मेमोरी रह रही है, यानी वो उतने GB तक के इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकती है, इफिशिएंटली स्टोर कर सकती है। ठीक है, तो ये सब मेमोरी को हम हमेशा, मेमोरी का मतलब मेमोरी एक फिक्स साइज का होता है, और जितना ज़्यादा मेमोरी रहेगा, जितना ज़्यादा मेमोरी रहेगी, जितनी ज़्यादा फ्री मेमोरी रहेगी, मोबाइल या कंप्यूटर हमारा उतना इफिशिएंटली वर्क करता है। ठीक है, तो मेमोरी में आप कोई भी चीज़ परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। आगे देखिए, व्हेन द टास्क इज परफॉर्म इट इज क्लियर इट्स मेमोरी एंड मेमोरी स्पेस इन देन अवेलेबल फॉर नेक्स्ट टास्क टू बी परफॉर्म। मतलब अगर कोई टास्क है उसमें मेमोरी का यूज हो रहा है, तो वो मेमोरी हमारी ऑक्यूपाइड होगी, और उसके बाद उस मेमोरी को यूज किया जाएगा, और फिर उसके बाद जो है हम उस मेमोरी को फिर क्या कर सकते हैं, खाली करेंगे, और उस मेमोरी को फिर हम दूसरे नेक्स्ट जॉब के लिए हम उसको एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेमोरी की वर्किंग होती है। अवेलेबल फॉर नेक्स्ट जॉब हो गया। व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द मेमोरी गेट इरेज एंड क्लीन कैन नॉट बी रिकॉल्ड। ये जो लाइन लिखा हुआ है ये हमारा रैम की बात कर रहा है, प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा है, क्योंकि मेमोरी में अगर प्राइमरी मेमोरी में अगर कोई चीज पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो वो मेमोरी खत्म हो जाता है। ठीक है, आप लोग जानते भी हैं, यू हैव ऑलरेडी स्टडी दिस। द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी थ्रू ऑफ एज सेल्स। ठीक है, जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं मेमोरी में, एक एक ब्लॉक जो होता है उसको हम बोलते हैं सेल। ईच ऑफ दीज सेल्स is further broken down into smaller parts known as bits। ठीक है, अब bits mean a binary digit either 0 or 1। a number of bits together are used to store the data instruction to their combinations होता है। ठीक है, तो उस कॉम्बिनेशन से हम लोग उसको यूज करते हैं। इसी तरह से जो मेमोरी के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, अब देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बिट। बिट इज एन एक्सट्रीमली यूनिट ऑफ मेमोरी।
8 बीट टुगेदर फॉर्म ऑफ बाइट, मतलब 8 बीट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। 1 बाइट इज स्मॉलेस्ट यूनिट which can be represent a data from item or character. Other units of element memory are kb, मतलब किलोबाइट। बाइट से बड़ा होता है किलोबाइट, याद रखिए किलोबाइट, एम फॉर मेगाबाइट, जी फॉर गीगाबाइट, टी फॉर टेराबाइट। ठीक है, तो ये सब मेमोरी के यूनिट हैं, बढ़ते हुए सीरीज में है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा बिट्स, बीट से बड़ा बाइट, बाइट से बड़ा किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट, जीबी, गीगाबाइट। जीबी जो मेमोरी हम लोग का आती है वो जनरली जीबी में आती है, फोन मेमोरी भी जीबी में भी आती है। और जीबी से बड़ा होता है टेराबाइट। टेराबाइट जो होता है वो आजकल आजकल हार्ड डिस्क आ रहा है, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, इस तरह के हार्ड डिस्क आते हैं। और ये सब हम लोगों के लैपटॉप में टेराबाइट यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो एवरी हायर मेमोरी यूनिट इज इक्वल टू 2 to 10 ऑफ इट्स लोअर यूनिट, यानी 2 to 10 अगर हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं तो 1024 की जो वैल्यू आती है। ठीक है, इसी तरह से अब इसका एक टेबल दिया हुआ है कि कौन सी मेमोरी में कितने वैल्यूज होती हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू, इसको 1 बाइट को हम बिट बोलते हैं, 8 बिट को हम बोलते हैं 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट होता है। 1 किलो बाइट होता है, यानी 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट हो गया। 1 मेगाबाइट होता है एमबी, एमबी 1024 KB के इक्विवेलेंट होता है। इसी तरह से 1 GB इज इक्विवेलेंट टू 1024 MB होता है। 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB होता है। इसी तरह से इसको बिट को बाइनरी डिजिट बोलते हैं, बाइट ये बाइट बोला जाता है, किलो बाइट बोला जाता है, मेगाबाइट बोला जाता है, गीगाबाइट बोला जाता है। अब जीबी से बड़ा जो आता है हमारा 1024, 1 GB जो होता है, यानी 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB होता है। यानी इसका मतलब आप सोच लीजिए, अंदाजा लगाइए, जो हमारा 1 GB में 1 GB हमारी एक मूवी स्टोर हो सकती है, तो 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क है अगर, तो वो उसमें सोचे 1024 GB, यानी 1024 हमारी फोन वो स्टोर हो सकता है, क्या नाम है, मूवीज जो है हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और 1 टेराबाइट से बड़ा होता है पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 TB, यानी 1024 TB होता है, ये सोच लीजिए। यानी ये 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB होता है, तो 1 पेटाबाइट में सोचिए 1024 TB स्टोर हो रहा है इन्फॉर्मेशन, कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। इसी तरह से EB होता है, EB फॉर एक्साबाइट, तो एक्साबाइट यानी 1024 PB, यानी पेटाबाइट जो होता है वो स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से 1 जीटाबाइट होता है, जीटाबाइट इज इक्वल टू 1024 EB, यानी एक्साबाइट जो होता है ये होता है। और सबसे बड़ा जो आता है योटा बाइट आता है, 1 योटा बाइट इज इक्वल टू 1024 GB, यानी जीटा बाइट होता है। तो सोच लीजिए ये इसकी हायरार्की है कि सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है बीट से बड़ा बाइट, बाइट से बड़ा किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट होता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि 1 टेराबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी GB। ठीक है, तो 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 GB होता है। इसी तरह से 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू हाउ मच, तो हम बताएंगे 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 TB या 2 to 10 TB, ये भी इक्विवेलेंट है इसके। जब हम इसको वो करेंगे तो 1024 ही वैल्यू आएगा। तो 1 GB यानी जेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 EB आता है। तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि कब कौन सा क्या है, किसको हम यूज करके किसको ला सकते हैं। अब जैसे बीट बाइट क्या क्या होता है, क्या किसके इक्विवेलेंट होता है। अब 1 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 EB होता है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से सिंस कंप्यूटर मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज टेम्पोररी, सेकेंडरी मेमोरी इज नीडेड टू बी। आप मेमोरी की बात कर रहा है, मेमोरी को कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो मेमोरी जो डिफिनीशन, जो मेमोरी की डिफिनीशन होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी में सबसे जो हम डिफाइन करते हैं, मेमोरी जो होता है, मेमोरी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको 2 पार्ट होते हैं मेमोरी के। मेमोरी के कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट। पहला जो पार्ट होता है ऐसे, मेमोरी का पहला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी।
और मेन मेमोरी इसको बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। और दूसरा जो मेमोरी पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। और परमानेंट मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी होता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी मेमोरी हो गया। मेमोरी के दो पार्ट हो गए, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में फिर दो पार्ट होते हैं। प्राइमरी मेमोरी में फिर दो पार्ट होते हैं और एक को बोलते हैं रैम। एक को हम क्या बोलेंगे, रैम बोलते हैं, और दूसरे को हम बोलते हैं रोम। आप लोग जान भी रहे हैं, रैम फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम फॉर क्या होता है, रोम फॉर होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो अब इस तरह से हो गया। अब रैम एंड रोम हो गया। अब रैम में भी फिर दो पार्ट होता है। एक होता है एस रैम, एक क्या होता है, एस रैम। दूसरा होता है डी रैम। एस रैम फॉर एस रैम हो गया, डी रैम हो गया। इसको बोलते हैं स्टैटिक रैम। इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक। और इसको बोलते हैं डायनेमिक रैम। इसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक रैम। ठीक है, इसी तरह से ये रैम के पार्ट हो गए, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। इसी तरह से रोम के जो पार्ट होते हैं, रोम में भी 4-5 पार्ट होते हैं। इसी तरह से रोम में भी 5 पार्ट होते हैं। पहला होता है पी रोम, PROM, पी रोम। पी रोम को बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और ये स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम होता है। इसमें पी रोम होता है, पी रैम फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी लिख दे रहे हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम होता है। इसके बाद दूसरा जो आता है, ये आता है ईपी रोम। ईपी रोम फॉर होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो एक होता है पी रोम, दूसरा होता है ईपी रोम। इसके बाद आता है ईपी रोम हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी। तीसरा होता है ई स्क्वायर पी रोम, इसको डबल ई बोलते हैं, ई स्क्वायर पी रोम। ठीक है, तो अब इसका जो होता है, इसका होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज फ्लैश ईपीरोम। एक नया आया हुआ है फ्लैश ई स्क्वायर, मतलब डबल ई स्क्वायर पी रोम। ठीक है, यानी फ्लैश का मतलब क्या हो गया, फ्लैश ईपी रोम हो गया। और लास्ट होता है दैट इज मास्क रोम, मास्क। ठीक है, तो इतने टाइप के 5 टाइप के रोम होते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई स्क्वायर पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश ई पी रोम हो गया, डबल स्क्वायर पी रोम हो गया, फ्लैश डबल स्क्वायर पी रोम हो गया, मास्क रोम हो गया। ठीक है, इस तरह से होता है। इसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी जब आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी जब आते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी भी कई टाइप के होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहला जो आता है
दैट इज HDD, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, HDD बोला जाता है। इसके बाद होता है HDD होता है, फिर आता है CD रोम आता है, फिर आता है DVD आता है, फिर आता है ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क आता है। ब्लू रे डिस्क के बाद आता है फ्लैश ड्राइव, आता है, ठीक है, इस तरह से आते हैं, ठीक है। तो हार्ड डिस्क हो गया, DVD CD रोम हो गया, DVDs हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया और फ्लैश ड्राइव हो गया। इस तरह से मेमोरी के बारे में आप देख सकते हैं कि मेमोरी के जो टाइप हैं, आप मेमोरी के टाइप को भी देख सकते हैं। सबसे पहले मेमोरी दो पार्ट में डिवाइड हुआ, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में भी दो पार्ट हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया। रैम में स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, और रोम में हो गया डी रैम बोलते हैं, पी रोम, EP रोम, E2P रोम, फ्लैश EEP रोम, मास्क रोम हो गया। अब सेकेंडरी मेमोरी में DVD हो गया, CD रोम हो गया, DVDs हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया। तो इस तरह से हम मेमोरी को भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले रैम पे। तो रैम क्या चीज होता है, हम जानते हैं, रैम के बारे में भी जानते हैं कि रैम जो होता है वो वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल मेमोरी की मतलब जिसके कंटेंट जो है, जब हमारा पावर सप्लाई ऑफ होता है उसके कंटेंट्स को हम क्या होते हैं, वो कंटेंट्स हमारे इरेज हो जाते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। इन द रैंडम एक्सेस मेमोरी द मेमोरी सेल्स कैन बी एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम एनी डिजायर्ड रैंडम लोकेशंस हो गया। That is the process of locating a word of meaning is the same and require an equal amount of memory. Thus, the name random access हो गया। The main drawbacks of RAM memory is that it is volatile memory. That is when the power goes off, the content of RAM or get erased. Content of RAM get erased. ठीक है, यानी जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगा तो इसके जो कंटेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, ठीक है। इसी तरह से जब नेक्स्ट रैम चिप जो होता है, रैम के जो पार्ट होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि रैम के जो बहुत सारे पार्ट होते हैं, रैम के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक होता है डायनेमिक रैम, डी रैम, और एक होता है स्टैटिक रैम। तो डायनेमिक रैम के बारे में क्या है, दीज आर मेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। मतलब जो डायनेमिक रैम होता है वो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से क्या होता है, बना होता है। द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू प्रोड्यूस डेटा रिक्वायर्ड फ्रॉम मेमोरी from the start to access until the availability of data is called memory access time होता है। Today's DRAM chip have access time ranging from the below 20 to 70 nanoseconds होता है, ठीक है। स्टैटिक रैम, अब देखो इसमें डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि जो हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है, और स्टैटिक का मतलब जो फिक्स होता है। तो these are the make of flip flop and offer फास्टर एक्सेस टाइम होता है। स्टैटिक रैम्स आर thus are used to specialized application while dynamic RAM are used in primary storage section for the most computers होता है। तो डायनेमिक डी रैम होता है और स्टैटिक रैम होता है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारा रोम। तो रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी है, यानी इसके कंटेंट जो होते हैं परमानेंटली स्टोर होते हैं। तो एज द नेम implies a random room is the memory unit that perform the read operation only. It does not have the write capabilities. These implies that the binary information stored in ROM is made permanent during the hardware production of the unit and cannot be altered by the writing different words on it होता है। मतलब रोम जो होता है, रोम हमारे मदरबोर्ड में लगा होता है, और इसकी खासियत ये होती है कि रोम जो चिप होता है इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि कब कौन सा डिवाइस को चेक करना है, बूटिंग हमारा कैसे होगा, ये सारे इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखे होते हैं। और ये जो इंस्ट्रक्शन कौन लिखता है, ये जो इंस्ट्रक्शन जो है जब हमारा रोम मैन्युफैक्चर होता है उसी समय जो इंस्ट्रक्शन इसको दे दिया जाता है, जो इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर कर दिया जाता है, वो इंस्ट्रक्शन परमानेंटली इसमें क्या होता है, स्टोर होता है। और कभी भी
रोम के कंटेंट्स को हम इरेज नहीं कर सकते हैं, हमेशा एक बार लिखा जाएगा और इसमें फिर इसके कंटेंट को हम इरेज नहीं कर सकते हैं। तो ये लिखा है रोम इज मेड परमानेंटली ड्यूरिंग द हार्डवेयर प्रोडक्शन ऑफ द यूनिट एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय राइटिंग डिफरेंट वर्ड इनटू इट, हो गया। Whereas a RAM is general purpose device whose content can be altered during the computational process, हो गया। A ROM is a restricted to reading word that are permanently stored within the unit, हो गया। ROM are used for application in which is known as the information never need to be altered. For example, a monitor program controller a machine controlling a machine. These however the slower than रैम होता है। रैम के कंपैरिजन में ये क्या होते हैं, स्लोअर होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो आता है पी रोम होता है, प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी, आल्सो कॉल्ड ओटीपी, वन टाइम प्रोग्रामेबल, ओटीपी बोलते हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है। पी रोम इज अ यूजर प्रोग्रामेबल मेमोरी इन विच इंफॉर्मेशन इज बर्न्ड यूजिंग अ स्पेशल इक्विपमेंट कॉल्ड अ रोम बर्नर। रोम बर्नर से हम उसमें कोई क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इसी तरह से इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम आता है। इन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी वंस कैन प्रोग्राम द मेमोरी chip and erase it many times as they needed. EPROM, ultraviolet UV EPROM can take up to 20 times and erasing EPROM contents होता है, ठीक है। तो ये इरेजेबल होता है, ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है। इसी तरह से ई स्क्वायर पी रोम होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीडेबल मेमोरी। ये जो होता है ईपी रोम होता है, ये अल्ट्रा वायलेट के थ्रू इरेज किए जाते हैं कंटेंट, और इसका इलेक्ट्रिक के थ्रू कहते हैं। इन ई स्क्वायर पी रोम द ईपी रोम इज स्क्वायर पी रोम इज इरेज इलेक्ट्रिकली विच इज फास्टर ऑल्सो विथ ई स्क्वायर पी रोम सेलेक्टिव बाइट्स कैन बी इरेज अनलाइक यूवी ईपी रोम विच इरेज फुली, ठीक है। यानी यूवी ईपी रोम जो है वो पूरी तरह से इरेज कर देता है, लेकिन ई स्क्वायर पी रोम इलेक्ट्रिकली कुछ बाइट को ही इरेज कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश ईपी रोम क्या होता है, इट इज लाइक अ ई स्क्वायर पी रोम बट इट इज वेरी फास्ट comparatively also it erase fully and not selectively। ये भी क्या करता है, ये फ्लैश मेमोरी भी जो है पूरा वो कंटेंट्स को पूरे कंटेंट्स को इरेज कर देता है। इसी तरह से मास रोम होता है। मास रोम रिफर टू अ काइंड ऑफ रोम इन विच द कंटेंट्स आर प्रोग्राम्ड बाय अ आईसी मैन्युफैक्चर, इट इज नॉट अ यूजर प्रोग्रामेबल रोम होता है, ठीक है। ये इस तरह से वर्क करता है। इसी तरह से एक इसमें छोटा सा टॉपिक आता है कैश मेमोरी का। लिखते हैं हम CACHE कैच, लेकिन पढ़ते हैं इसको कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी का यूज कब करते हैं, कैश मेमोरी जो होता है वो हमारा रिजर्व टाइप का मेमोरी होता है कंप्यूटर में, और जब उसकी जरूरत होती है तब हम उस कैश को यूज करते हैं। जब हमारा मेमोरी कम पड़ता है तो उस कैश को यूज किया जाता है एज अ बफर, ठीक है। तो देख लीजिए, प्रोनाउंस एज कैश एंड कैश मेमोरी स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज मैकेनिज्म। It can be either is reserved section of main memory or independent high speed storage devices or even on CPU chip होता है। However, some data is required the CPU first look in the cache. It is if it is there or not होगा। If the data is found in the cache, CPU does not access memory and hence the process become very fast होता है। Process become very fast होता है। A memory cache, sometime called a cache store or RAM cache, is a portion of a memory made of high speed static RAM instead of the slower and cheaper dynamic RAM। यानी हाई स्पीड स्टैटिक रैम से बना होता है, यूज फॉर मेन मेमोरी होता है। मेमोरी कैश इज इफेक्टिव बिकॉज मोस्ट प्रोग्राम एक्सेस द सेम डेटा और द इंस्ट्रक्शन over and over by keeping as much of the information as possible in SRAM, the computer avoid accessing the slower DRAM होता है। डायनेमिक रैम को उतना वो एक्सेस नहीं करना चाहता है, ठीक है। अब इस तरह से हमारे सेकेंडरी मेमोरी में आ गए हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहला आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में आपको पता ही है। इसके बाद आता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब क्या हो गया, सीडीज हो गया। और सीडीज के बाद आता है आपका डीवीडीज ब्लूरे डिस्क, और ये सब सारे आते हैं। ये हम अपलोड नेक्स्ट वीडियो में हार्ड डिस्क और इसके बारे में पढ़ेंगे।
और आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बेटा ये थियोरेटिकल चैप्टर है, इसलिए आपको इसमें थ्योरी से ही पढ़ना पड़ेगा और इसको हम इसी तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है। और आगे हम आपको वीडियो अवेलेबल कराते रहेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ मार्वलस डे।